बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेटरी मेथड ऑफ आर्गेनो जिंक कंपाउंड्स। बेसिकली हम आर्गेनो मेटालिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें अभी हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं आर्गेनो जिंक कंपाउंड को। इसके लेक्चर 1 में हमने आर्गेनो जिंक कंपाउंड का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी एंड केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस किया था, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फोकस करेंगे प्रिपरेटरी मेथड ऑफ आर्गेनो जिंक कंपाउंड। मीन वो कौन से मेथड हैं जिनकी मदद से हम आर्गेनो जिंक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर मेथड देखा जाए तो ये है ऑक्सीडेटिव इन्वर्जन मेथड। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, आर्गेनो जिंक कंपाउंड से पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस किए हैं एंड आर्गेनो लिथियम कंपाउंड डिस्कस किए हैं। तो जब उनकी प्रिपरेशन हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी एग्जैक्टली हमने सेम जो मेथड था इसको स्टडी किया है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें बेसिक एग्जैक्टली सेम होगी, मीन मैकेनिज्म के जो मेन स्टेप्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे। बस डिफरेंस क्या है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज़ कर रहे थे या जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वहाँ पर जो हमने मेटल ली थी वो मैग्नीशियम ली थी, और जब आर्गेनो लिथियम कंपाउंड की सिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर जो हमने मेटल ली थी वो लिथियम थी। और अभी हम स्पेसिफिकली बिकॉज आर्गेनो जिंक को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो जो हम लेंगे यहाँ पर मेटल आइटम लेंगे, ये क्या होगी, जिंक होगी, और इसका रिएक्शन करवाएंगे विद अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं। अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स लिए इसका रिएक्शन करवाते हैं विद जिंक। रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है अराउंड 25 to 50 सेल्सियस एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को एज अ मीडियम हम यूज़ करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास आर्गेनो जिंक कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाते हैं। अब अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो इसका मैकेनिज्म भी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसके ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल पे। यानी कि यहाँ पर जो मेटल है जिंक, इसमें एबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेफरेबली डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और एज अ रिजल्ट इसे किसी की कैटायनिक स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है मीन अल्काइल हैलाइड, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे ये क्या करेंगे, इस अल्काइल हैलाइड के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे कि यहाँ से हमारे पास हैलाइड आयन जनरेट होगा और यहाँ पर क्या होगा, अल्काइल ग्रुप का रेडिकल जनरेट होगा। मीन जब ये इलेक्ट्रॉन इस हैलाइड के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, इट्स मीन यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। होमोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में एक तो आर का रेडिकल जनरेट हो गया, सेकेंड यहाँ से एक हैलाइड के पास आयन इलेक्ट्रॉन आया और एक इलेक्ट्रॉन, ये इट्स मीन ये पूरी एक अनायनिक स्पीशीज जनरेट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो रेडिकल जनरेट हुआ है, देखें एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनाइनिक स्पीशीज जनरेट की हैलाइड की। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा वो ये फ्री रेडिकल जो है अल्काइल रेडिकल, ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और ये भी किस फॉर्म में आ जाएगा, एक एनाइनिक स्पीशी की फॉर्म में आ जाएगा। मीन अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो ये भी हमारे पास यूटिलाइज हो गए, ये इलेक्ट्रॉन भी यूटिलाइज हो गए। ओवरऑल हमारे पास क्या मौजूद है, आर नेगेटिव मौजूद है, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में मौजूद है और हैलाइड मौजूद है। इट्स मीन यहाँ पर जिंक की कैपेसिटी है, ये टेंडेंसी है कि ये क्या कर सकता है, 2 मालिक्यूल्स के साथ या 2 एनाइनिक स्पीशीज़ के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये क्या करेगा, एक ये आर ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेगा और सेकेंडली ये क्या करेगा, हैलाइड ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेगा, जिसको इस तरीके से इंटरमीडिएट स्टेट के साथ शो भी किया गया है, जिसमें यहाँ पर जिंक की बॉन्डिंग हो रही है विद आर ग्रुप एंड विद हैलाइड ग्रुप, और फाइनली हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो रहे हैं, आर्गेनो जिंक कंपाउंड। अब अगर इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स की देखी जाए कि ऑक्सीडेटिव इन्वर्जन बेसिकली पॉसिबल क्यों है, क्यों आर्गेनो जिंक कंपाउंड को हम ऑक्सीडेटिव इन्वर्जन मेथड से सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, बिकॉज अगर हम देखें जिंक का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है वो कितना है, अराउंड 0.76 वाट। इट्स मीन इसमें एबिलिटी है कि इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है या इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है डिस्टिलेशन मेथड। इस मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, अल्काइल जिंक हैलाइड्स लेते हैं और इनकी क्या करवाते हैं, डिस्टिलेशन करवाते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड, और एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होते हैं, डाई अल्काइल जिंक डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ आर्गेनो जिंक कंपाउंड डिस्कस की थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि डिफरेंट काइंड के आर्गेनो जिंक कंपाउंड्स होते हैं। तो बेसिकली अगर इस मेथड में हम देखें तो जो हम रिएक्टर ले रहे हैं ये भी एक आर्गेनो जिंक ही है, लेकिन ये कौन सा आर्गेनो जिंक है, अल्काइल जिंक हैलाइड। इसको हम डिस्टिलेशन मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डाई अल्काइल जिंक डेरिवेटिव। कंडीशंस क्या लेते हैं हम, जो अल्काइल जिंक हैलाइड होते हैं इसकी हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और एज अ रिजल्ट ये कन्वर्ट हो जाता है सेकंड डेरिवेटिव में, जो कि क्या है, डाई अल्काइल जिंक डेरिवेटिव्स हैं। यानी कि जो हमारा अल्काइल जिंक हैलाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डाई अल्काइल जिंक।
कंपाउंड। अब होगा कैसे, इसके बिहाइंड की मैकेनिज्म क्या है या इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री क्या है। तो अगर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए, लाइक यहाँ पर आप देखें हमने क्या किया कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, अल्काइल जिंक हैलाइड। इसके लाइक यहाँ पर आयोडाइड कर लेते हैं, इसके हम क्या कर लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, R बॉन्ड ZN बॉन्ड I। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये देखें R बॉन्ड ZN, इट्स मीन कि ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पर जो R ग्रुप है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा, या ये एक्ट कर सकेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। बिकॉज हमें पता है जब भी कार्बन किसी मेटल के साथ अटैच होती है तो प्रेफरेबली वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है या एज अ बेस एक्ट करती है। और इन अदर वर्ड्स, क्योंकि ये भी क्या है, एक ऑर्गेनोमेटालिक्स ही है, तो यहाँ पर जो R ग्रुप है ये किसके तौर पर बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। यानी कि ये क्या कर सकता है, इस जिंक सेंटर पे अटैक कर सकता है, यानी ये जिंक के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो जब ये इस जिंक के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ से R एंड ZN का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये R है, इसका क्या हुआ, इस ZN के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब इस ZN के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस R का सेकेंड ZN के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और इस ZN का ऑलरेडी एक R के साथ बॉन्ड है। तो अब क्या होगा कि जब यहाँ से ये R इस ZN के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, इट्स मीन कि एट अ टाइम इसकी 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे जो कि इंस्टेबिलिटी है। तो फिर क्या करेगा, ये अपने इस आयोडीन के साथ बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सिमिलरली यहाँ से देखें, जब ये ZN ये R डोनेट कर रहा है, इट्स मीन इसके पास स्टेबल एक ही बॉन्ड रह रहा है जो कि अनस्टेबल है, यानी कि इसे अपनी डाइवैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो फिर क्या होगा कि यानी कि अब क्या होगा, यहाँ से इस आयोडीन की बॉन्ड ब्रेकेज होगी और ये जो आयोडीन है ये इस जिंक के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। यानी कि यहाँ से अब हम कह रहे हैं ये जो ZN है इसका आयोडीन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस ZN के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस ZN की ऑलरेडी एक आयोडीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये बेसिकली जो हमने ड्रा किया है ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है जो बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर इसमें हम देखें तो ये बॉन्ड क्या है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, यहाँ से इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है और इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक अगर हम देखें तो R2 यानी कि डाई अल्काइल जिंक सिंथेसाइज हो रहा है, और साथ क्या सिंथेसाइज हो रहा है, जिंक आयोडाइड का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है। ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन है कि अगर हम क्या करें, अल्काइल जिंक हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लें तो सबसे पहले क्या बनता है, इस तरीके से एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है जिसको अभी हमने अंडरस्टैंड किया है, जिसमें अगर हम देखें ये बॉन्ड बेसिकली फॉर्मेशन हो रही है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है और इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक तो हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, डाई अल्काइल जिंक जो कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, और साथ क्या जनरेट हो रहा है, जिंक हैलाइड का मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है। अब अगर हम मेथड की बात करें तो ये है लिगेंड एक्सचेंज मेथड। इसकी बिहाइंड की जो केमिस्ट्री है या जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने इसे प्रीवियस वाले मैकेनिज्म में देखा है, यानी डिस्टिलेशन मेथड में जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ है एग्जैक्टली मैकेनिज्म सेम फॉलो होता है, जस्ट यहाँ पर क्या है, अब रिएक्टेंट डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर अगर हम क्या करें कि अगर हम क्या करें, डाई अल्काइल जिंक लें और इसका रिएक्शन करवाएं विद जिंक हैलाइड, कंडीशंस क्या दें, द प्रेजेंस ऑफ टोलिन R टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड, तो एज रिजल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो सकते हैं, अल्काइल जिंक हैलाइड सिंथेसाइज हो सकते हैं। यानी कि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनो जिंक के जो कंपाउंड्स हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं टू अनदर फॉर्म। हम डाई अल्काइल जिंक ले रहे हैं और उनको कन्वर्ट कर रहे हैं टू अल्काइल जिंक हैलाइड। अब कन्वर्जन होती कैसे है, सबसे पहले अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमने रिएक्टेंट क्या लिया, अल्काइल डाई अल्काइल जिंक, और साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं विद जिंक हैलाइड। तो इसके जो केमिस्ट्री है या जो इसकी मैकेनिज्म है एग्जैक्टली सेम है जिसे प्रीवियसली हमने स्टडी किया है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये R ग्रुप है ये जिंक के साथ अटैच है, यानी कि ये R जो है ये क्या है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है। जब ये नेगेटिवली चार्ज है इट्स मीन ये क्या कर सकता है, इस जिंक पे अटैक कर सकता है। तो इट्स मीन यहाँ से ये जो R है इसका क्या होगा, इस जिंक के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा और इस जिंक के साथ इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जब देखें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ इट्स मीन कि इस जिंक की अब क्या होगी, मोनोवैलेंट हो गया, ये अब मीन इंस्टेबिलिटी आ गई, इसने अपनी डाइवैलेंसी स्टेबल करनी है। तो ये कैसे स्टेबल करेगा, यहाँ से ये जो आयोडाइड है ये क्या करेगा, इस जिंक के साथ ऊपर अटैक करेगा। इट्स मीन कि ये जो आयोडीन है अब इस जिंक के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होगी। यानी कि यहाँ से देखें एक तो इसका ये R के साथ ऑलरेडी स्टेबल बॉन्ड है और इस
Zn का भी I के साथ स्टेबल बॉन्ड है। अब ये जो Zn और I है, यानी कि यहाँ से इस बॉन्ड की क्या हो रही है, ब्रेकेज हो रही है, और ये जो आयोडीन है एट अ टाइम क्या कर रहा है, जिंक के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी बेसिकली क्या है, एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है या ट्रांजिशन स्टेट है, जिसमें हम बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइनली फिर अब अगर हम देखें हमारे पास क्या हो रहा है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है और यहाँ से इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। सिमिलरली हमारे पास क्या हो रहा है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है और इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरीके से कम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है, जिसमें एक तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, RZnI, और सेकंड भी जो मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है वो किसका जनरेट हो रहा है, RZnI। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि एज रिजल्ट हमारे पास 2 मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं किसके, अल्काइल जिंक हैलाइड्स के। यही पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो R ग्रुप है पहले जिंक पे अटैक करता है, तो यहाँ पर आयोडीन यानी कि हैलाइड जो है फिर क्या करता है, इस जिंक के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। इस तरीके से हमारे पास एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जनरेट होता है, जिसकी केमिस्ट्री हमने अभी अंडरस्टैंड की है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, 2 ऑर्गेनो जिंक हैलाइड्स के मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम मेथड डिस्कस करें तो यह है रीकी मेथड। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग रीकी जिंक। रीकी जिंक अब क्या है, हाईली रिएक्टिव एंड एक्टिवेटेड जिंक हैविंग हाई सरफेस एरिया, यानी कि जो हमारे पास नेचुरली या जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग जिंक है उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको जो सरफेस एरिया है उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे, या मीन जो रेकी जिंक है इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, जिंक का हैलाइड लेते हैं, इसकी रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग लिथियम नेफ्थलीनाइड। लिथियम नेफ्थलाइड का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर मेंशन है। इस इन ये कंडीशन प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, जिंक की रिडक्शन करते हैं। देखें अब रिडक्शन क्या है, हमारे पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर देखें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो जो हमारे पास जिंक ऑब्टेन हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, यानी ये क्या है, हाईली रिएक्टिव एक्टिवेटेड जिंक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रीनी निकल। अब इसी रीनी निकल को हम लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। कैसे कि हम अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, इस करेक्शन करवा सकते हैं विद रीकी जिंक। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बेसिकली मेथड क्या फॉलो हो रहा होगा, ऑक्सीडेटिव इंजर्जन ही हो रही होगी। जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिस तरीके से फर्स्ट मेथड हमने स्टडी किया ऑक्सीडेटिव इंजर्जन, के जिंक क्या होगा, ऑक्सीडेटिवली इंजर्ट हो जाएगा इनटू अल्काइल हैलाइड, और हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट अब अगर हम मेथड की बात करें तो ये है ट्रांसमेटलेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल, यानी कि इसमें सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक्स हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें ऑर्गेनो लिथियम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसी तरह क्या है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स हैं। तो इनमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है, हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं आर ग्रुप को फ्रॉम वन ऑर्गेनो मेटालिक्स टू अनदर। कैसे, या इसकी बिहाइंड की केमिस्ट्री क्या है वो स्टडी करते हैं। ट्रांसमेटलेशन क्या होती है, ट्रांसमेटलेशन अकर्स इफ अल्काइल ग्रुप कैन ट्रांसफर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो लाइक यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के तौर पर क्या ले रहे हैं कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, इसका हमने रिएक्शन करवाया विद जिंक हैलाइड। यहाँ पर हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं विद जिंक हैलाइड। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आर ग्रुप है इसका ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम दिस मेटल टू दिस मेटल। रीज़न क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो जो जिंक है इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। यानी कि सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि जो आर ग्रुप है इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम द मेटल हैविंग लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टूवर्ड द मेटल हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एज रिजल्ट क्या जनरेट हो जाएंगे, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। अब कैसे जनरेट होंगे, इसके बिहाइंड का जो मैकेनिज्म है उसको भी स्टडी करते हैं। सेम हम रिएक्शन कर सकते हैं विद ऑर्गेनो लिथियम। कि ऑर्गेनो लिथियम का अगर हम जिंक हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो इन दोनों मेटल्स में से अगर हम देखें जिंक एंड लिथियम में से जिंक जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट्स मीन कि हम आर ग्रुप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम लिथियम जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है टूवर्ड दी जिंक जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एज अ रिजल्ट क्या जनरेट हो सकते हैं, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो बेसिकली इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमेटलेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं या ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड ले रहे हैं, करेक्शन करवा रहे हैं विद जिंक हैलाइड। तो एज रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं।
अब इसके मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, लाइक यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं विद जिंक हैलाइड, तो देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें पता है कि ये जो आर सेंटर है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इट्स मीन ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज सेंटर है ये, और ये अटैक कर सकता है किसी भी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे। लाइक यहाँ पर जिंक मेटल है, ये इस पर इजीली अटैक कर सकता है। जब ये इस पर अटैक कर सकता है, इट्स मीन यहाँ पर फिर क्या हो रहा है कि आर जो है इसका इस मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब इसका मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इट्स मीन इसका एट अ टाइम जिंक के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो जब मैग्नीशियम का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इट्स मीन इसके पास अब स्टेबल एक ही बॉन्ड रह गया। तो ये अपनी वैलेंसी को कैसे स्टेबल करेगा, ये अपनी वैलेंसी को ऐसे स्टेबल करेगा कि यहाँ से ये जो हैलाइड है ये इस मैग्नीशियम पे अटैक कर देगा। इट्स मीन कि देखें एक तो इसका हैलाइड के साथ बॉन्ड है, सेकेंडली क्या होगा कि ये जो जिंक है, इन अदर वर्ड्स हम यूँ भी कह सकते हैं कि क्योंकि जिंक अब आर के साथ बॉन्ड बना रहा होगा तो एट अ टाइम इसके 3 बॉन्ड बन रहे होंगे, तो ये क्या करेगा, एक हैलाइड के साथ बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इट मीन यहाँ से ये जो हैलाइड है इसका जिंक के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा और मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सेकेंड, इस जिंक के ऑलरेडी हैलाइड के साथ बॉन्ड बना हुआ है। अगेन यहाँ पर ये क्या आ गई है, एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जनरेट हो गया या ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो गई है। इसमें अगर हम देखें तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। यानी कि हम यहाँ से इस तरीके से अगर कट करें तो हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, RZNX यानी आर्गेनो जिंक कंपाउंड, और साथ क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नीशियम हैलाइड जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और यहाँ पर अगर हम आर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी लेते तो सेम मैकेनिज्म होता। अगर इसका हम रिएक्शन करवाएं विद जिंक हैलाइड तो सबसे पहले इस तरीके से एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जनरेट होता है, जिसमें अगर देखा जाए ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है और यहाँ से ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। एज रिजल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो रहे हैं, हमारे पास आर्गेनो जिंक कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं एंड मैग्नीशियम हैलाइड सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि रीज़न वाई, क्यों ऐसे हो रहा है कि जो आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड हैं या जो आर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स हैं वो अपना आर ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीन ट्रांसमेटलेशन पॉसिबल ही क्यों है, इसके बिहाइंड की ड्राइविंग फोर्स क्या है। तो इसके बिहाइंड की बेसिक जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की स्टेबिलिटी, कार्बन बॉन्ड मेटल बॉन्ड की स्टेबिलिटी, जिसको जब से हमने आर्गेनो मेटालिक रिएक्शंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया है तो हम स्टार्ट से ही डिस्कस कर रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप थोड़ा डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं, जब हम आर्गेनो मेटालिक्स इंट्रोडक्शन को स्टडी कर रहे थे वहाँ पर हमने एक फैक्टर डिस्कस किया था जिसके बेस पे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं आर्गेनो मेटालिक्स कंपाउंड की रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी को। वो फैक्टर क्या था, सिंपली हमने बात की थी कि कोई भी जो कार्बन हो, कार्बन के साथ कोई भी जो मेटल जिसका बॉन्ड बना होता है, हम क्या करते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पे हमें आइडिया होता है कि आइदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा या कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। अगर क्या होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, इट्स मीन कि कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयोनिक इन नेचर होगा, और कार्बन प्रेफर नहीं करती आयोनिक बॉन्डिंग को। इट्स मीन कि फिर ये जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा या फिर क्या होगा, रिएक्टिव होगा, और इन अदर वर्ड्स ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और अगर क्या होगा कि कार्बन का किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना हुआ है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम आ रहा है, यानी कि कार्बन का और रिस्पेक्टिव मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम आ रही है, इट्स मीन कि फिर जो हायर बॉन्डिंग करैक्टर होगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट होगा, और कार्बन जो है ये कोवेलेंट करैक्टर को प्रेफर करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग को प्रेफर करता है। तो इट्स मीन कि ये जो फिर बॉन्ड होगा ये क्या होगा, स्टेबल होगा। इसी लॉजिक पे या इसी मेन कंसेप्ट पे बेस्ड है ट्रांसमेटलेशन भी। तो लाइक यहाँ पर क्या है कि कार्बन जिंक बॉन्ड, अब यानी कि इसमें बेसिकली ट्रांसमेटलेशन में हो क्या रहा है कि कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है विद मैग्नीशियम या फिर कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है लिथियम, तो ये इनमें से ट्रांसमेटलेट होकर क्या बना रहा है, कार्बन बॉन्ड जिंक। तो ओबियसली क्या है कि बिकॉज यहाँ पर जो कार्बन का जिंक के साथ बॉन्ड बना हुआ है ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू जब कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाता है या कार्बन लिथियम के साथ बॉन्ड बनाता है। अब ये जो बॉन्ड है कार्बन जिंक बॉन्ड, ये स्टेबल क्यों होता है,
बिकॉज इसमें क्या होता है, जो कोवलेंट करेक्टर है वो हाई आता है। अब कोवलेंट करेक्टर हाई क्यों आता है, अगेन वही रीज़न आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर हम कार्बन बॉन्ड मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो ये कितनी आ रही है, 1 पॉइंट। सबसे पहले कार्बन बॉन्ड लिथियम की देख लेते हैं। कार्बन बॉन्ड लिथियम की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 1.57 आ रहा है। और अगर हम कार्बन बॉन्ड मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो ये कितना आ रहा है, 1.24। ये वही फैक्टर है जो इसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने केमिकल रिएक्टिविटी में डिटेल के साथ डिस्कस किया है। और अगर कार्बन और जिंक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की बात की जाए तो ये कितनी आ रही है, 0.9। और अभी हमने देखा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा इट्स मीन उतना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा। आयनिक करेक्टर होगा इट्स मीन उतनी लेस स्टेबिलिटी होगी। तो इट्स मीन जो कार्बन लिथियम बॉन्ड है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों के कंपैरिजन में अगर देखी जाए तो हाई आ रही है। इट्स मीन इसमें आयनिक करेक्टर भी ज़्यादा है। फिर इट्स इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इसमें जो अनस्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा है, या ये बॉन्ड स्टेबल नहीं है। और अगर कार्बन मैग्नीशियम की बात की जाए कंपैरेटिव टू आर्गेनोलिथियम कंपाउंड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू आर्गेनोजिंक कंपाउंड इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है। इट्स मीन इसमें भी किसी हद तक आयनिक करेक्टर होगा। जब आयनिक करेक्टर होगा इट्स मीन इसमें भी क्या होगी, अनस्टेबिलिटी होगी। और अगर कार्बन बॉन्ड जिंक की बात की जाए तो इसमें क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 आ रहा है। इट्स मीन इसमें अब क्या होगा, प्रेफरेबली कोवलेंट बॉन्डिंग होगी जो कि कार्बन प्रेफर करता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कार्बन बॉन्ड जिंक बॉन्ड जो है ये कंपैरेटिवली स्टेबल बॉन्ड होगा। तो सिंपली यही रीज़न है कि हमारे पास यहाँ से ये जो आर है इसका मैग्नीशियम और लिथियम के साथ ये क्या कर लेता है, यहाँ से इस बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर लेता है इनटू आर्गेनोजिंक कंपाउंड। यानी ये प्रेफर करता है कि ये मैग्नीशियम या लिथियम के साथ, अल्काइल जो है ये प्रेफर करता है मैग्नीशियम और लिथियम की कंपैरेटिवली जिंक के साथ बॉन्डिंग बनाना। बिकॉज हम देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है इसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, इट्स मीन स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो दैट्स वाई ये बेसिक केमिस्ट्री है बिहाइंड द ट्रांसमेटलेशन। तो इस दैट्स वाई फिर हम क्या कर सकते हैं, आर्गेनो मैग्नीशियम या फिर आर्गेनो लिथियम कंपाउंड को यूज़ करके आर्गेनो जिंक कंपाउंड जो कि माइल्ड रिएजेंट्स हैं सिंथेसाइज कर सकते हैं। होपफुली ये जो रिएक्शन मेथड है ये आपको क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ आर्गेनो जिंक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे।